गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, कल वाले टॉपिक में कोई डाउट किसी को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें, कमेंट्स है, स्टेटमेंट्स हैं एंड एक्सप्रेशंस हैं। तो कमेंट्स क्या होती है, किस तरह की होती है, ये है। और कमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं हमारे कोर्स में। अगर अच्छा, कमेंट हम क्यों करते हैं यहाँ पर? आखिर कमेंट करते क्यों है पाइथन के अंदर? इसका भी तो कुछ होगा ना रीजन। सर क्या एक बार वापस रिपीट करना है? हम कमेंट क्यों करते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर? जैसे हैश लगा रखा है यहाँ पर, तो इस कमेंट का मीन क्या होता है? सर वो तो इसलिए ताकि मतलब हेडिंग देने के लिए एक सर खुद की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली, डेवलप करने के लिए। हाँ, यानी कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और प्रोग्राम में कोड बहुत ज्यादा लेंथी है, जैसे आपने स्टूडेंट वाला बनाया प्रोग्राम, तो आप कमेंट्स में ये मेंशन कर सकते हो कि ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो इससे क्या इजी हो जाता है हमारे लिए प्रोग्राम में वर्क करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हैश, कमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हैश, हैश से स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो भी आप एल्फ डिक्लेयर करते हो, ठीक है, चाहे वेरिएबल डिक्लेयर करो या फंक्शन को यूज में लो, ये क्या होते हैं, आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। जनरली हमको पता ही है कि स्टेटमेंट्स होते हैं। और फिर उसके बाद में देखो, उस और जो आप कोई भी लूप वगैरह यूज करते हो या फिर कोई कंडीशन यूज करते हो आफ्टर पुटिंग दिस कॉलन, तो ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हमें लेफ्ट करना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। अगर आप अननेसेसरी इंडेंटेशन यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो भी क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये इंडेंट हो गया और ये हो गया आपका जिसमें इस तरह का ब्रैकेट हो, ये होता है फंक्शन, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, तो फंक्शन को डिक्लेयर करो या कॉल करो। तो ऊपर देखो यहाँ पे डेफ यूज करके हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन को, और नीचे क्या कर लिया, कॉल कर लिया है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है एक पाइथन प्रोग्राम का। तो इसे हम कहते हैं अब देखो इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन, which are any legal combination of symbols that represents a value। आपने एक्सप्रेशन का मीन्स क्या हुआ, आपने कोई भी वैलिड कोड लिखा, ठीक है, चाहे वो कोई वैल्यू गेन कर रहा हो या कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा हो, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। सेकंड है स्टेटमेंट्स विच आर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और उस कोड से क्या कर रहे हो आप, तो हर एक सिंगल कोड को, जैसे एक सिंगल लाइन को आप क्या कहते हो, स्टेटमेंट कहते हो, कि ये आपने ये स्टेटमेंट लिखा, दैट्स इट। कमेंट क्या होते हैं, विच आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। आपने जो सोर्स कोड लिखा है उस सोर्स कोड का मीन क्या है, ठीक है, उस सोर्स कोड को समझाने के लिए वी कैन यूज कमेंट। अब कमेंट क्या होती है, दो तरह की होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कौन कौन सी होती है कमेंट? कमेंट्स कैन बी सिंगल लाइन कमेंट्स दैट स्टार्ट विथ हैश, एंड मल्टी लाइन कमेंट्स विद द कैन बी आइदर ट्रिपल क्वेटेड स्ट्रिंग और मल्टीपल हैश स्टाइल कमेंट। तो इसे आप क्या कहते हो, मल्टी लाइन कमेंट। जैसे आपके सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, वैसे ही आपकी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन क्या होती है, कमेंट होती है। और कमेंट करना इसलिए जरूरी है, उससे आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा कोड के अंदर। जैसे जैसे आपको मार्कशीट प्रिंट करनी है, तो कोई कोड आपने लिखा, तो ये कोड कर क्या रहा है, अगर वो कोड आप प्रॉपरली लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर जैसे मान लो आज के 10 दिन बाद आपने उस सेम फाइल को ओपन किया, तो आफ्टर ओपनिंग दिस फाइल क्या होगा कि वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये जो कोड है आखिर कर क्या रहा है। तो ये जो कमेंट है ये आपके हेल्प करेगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है। इसको हम यूज भी करेंगे प्रोग्राम के अंदर इन चीजों को। अब देखो फंक्शन, तो फंक्शन हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू डिक्लेयर ए फंक्शन, हाउ टू कॉल द फंक्शन, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या है, विच आर नेम्ड कोड सेक्शंस कैन बी रीयूज बाय स्पेसिफाइंग देयर नेम्स। ऐसा कोई कोड का ब्लॉक जिसे आप बार बार यूज करना चाह रहे हो,
तो उसे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं और उसको जब हमें नीड होती है हम कॉल कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, कोड को रिड्यूस करता है। ब्लॉक और स्यूट, अच्छा चलो आयुष, चलो अभी अपन एक बार ये थोड़ा कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको लाइब्रेरी का नेम भी बता दूंगा। उस लाइब्रेरी को मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा, है ना। पहले अपन सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे सॉफ्टवेयर का, और फिर मैं आपको वो ग्राफिक वाली लाइब्रेरी खुद में यहाँ पे आपको यूज करके बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करना है, या उसके लिए क्या आपको सॉफ्टवेयर की नीडेड होगी। क्योंकि कई ऐसी लाइब्रेरीज है जो आइडियली में डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो स्पाइडर डाउनलोड करना होगा या फिर आपको पाइचार्म डाउनलोड करना होगा। वो डायरेक्ट आइडियली में काम नहीं करेगा, है ना। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है किस ग्राफिक लाइब्रेरी की, वो मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं लाइब्रेरी बता भी दूंगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको यूज करने में, तो मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। चलो अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में समझो आप। अब देखो ब्लॉक और स्यूट, अब इसमें क्या होता है, विच इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन। ऑल स्टेटमेंट्स इनसाइड ए ब्लॉक और स्यूट आर इंडेंटेड एट द सेम लेवल। आपने कोई कंडीशन लिखी इफ वाली, फिर आपने कॉलन यूज किया, तो ये इंडेंट आ गया, तो ये क्या हो गया, पूरा एक ब्लॉक हो गया। ये कौन सा, इफ वाला ब्लॉक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। चलो ये तो बिल्कुल ये चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है कोड के अंदर। अब यहाँ पे वेरिएबल एंड असाइनमेंट, तो ये वेरिएबल एंड असाइनमेंट के, अच्छा वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, जो यस्टरडे हमने डिस्कस किए थे, कोई भी बता दो। सर अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। एंड यस, सर वेरिएबल कभी भी ना डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। डेफिनेटली। एंड लास्ट वन इज, सर सर वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं हो सकता अगर कोई दो वो ले रहे हैं तो वर्ड्स। नहीं ये तो वही बात हो गई ना, देखो स्पेस भी तो क्या एक स्पेशल कैरेक्टर ही है, तो आप स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो, ये तो रूल 1 हो गया। और एक आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब थर्ड वाला रूल कौन सा है, कौन बताएगा, बहुत ही सिंपल है, बताओ। कीवर्ड यूज होंगे। केस सेंसिटिव। डेफिनेटली कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने मान लो कीवर्ड्स यूज कर लिया, जैसे इफ कोई आपने एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो ये हो जाएगा गलत। सबसे फर्स्ट रूल पे हम इसको रखते हैं। सेकंड वाले पे आप रख सकते हो कि बी, इसमें क्या होगा कि कोई भी नंबर जो है डिजिट, सॉरी कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। थर्ड रूल कहता है कि आप सिर्फ यू कैन यूज ओनली अंडरस्कोर इन वेरिएबल नेम। अब वो चाहे स्टार्टिंग में रखो या एंड में रखो या मिड में रखो, बट कभी भी अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करोगे, वो चाहे स्पेस हो या फिर आपका हैश हो। मतलब ये हैश तो अपन कमेंट के लिए यूज कर रहे हैं ना, वैसे भी तो वेरिएबल में वैसे यूज नहीं करना आपको, नहीं तो इसका मीन ही चेंज हो जाएगा। तो ये 3 रूल्स है, हमेशा याद रखना। चलो आगे चलते हैं। ये होता है असाइनमेंट करना, जैसे आपने स्टूडेंट लिखा और इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी, और एज लिखा, ये आपने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब ये डायनेमिक टाइपिंग के अंदर क्या है, इन पाइथन एज यू हैव लर्नड ए वेरिएबल इज डिफाइंड बाय असाइनिंग टू इट सम वैल्यू of a particular type such as numeric, string, etc. For instance, after this statement, अच्छा एक अपन ने स्ट्रिंग को असाइन किया, एक अपन ने नंबर को, एक फ्लोट को, एक बुलियन को, और कॉम्प्लेक्स। तो ये सब क्या है, डायनेमिक टाइपिंग है। डायनेमिक टाइपिंग का मीन ये होता है कि आपने एक ही वेरिएबल में क्या किया, अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। अगर एक ही वैल्यू में कोई स्ट्रिंग दे दूं तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू दे दूं, ठीक है, ऐसे 2.5, तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। यानी कि हमें अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आपने जो वैल्यू दे दी उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएबल बन जाता। तो इसे कहते हैं डायनामिक टाइपिंग, यानी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इस डायनामिक टाइपिंग का मीन बस यही है। इसके बाद है आपका एक स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइप में क्या होता है कि अगर आपने कुछ ऐसे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है कि उसका आपने जो एक बार टाइप दे दिया है ना, वो चेंज नहीं हो सकता, वो होता है स्टैटिक। अब वो होता है जब आप टाइप कन्वर्जन करते हो। तो इसमें तो देखो क्या है, इसमें जो गिवन है वो थोड़ा समझ लेते हैं, डायनेमिक टाइपिंग वर्सेस स्टैटिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक टाइपिंग। इन स्टैटिक टाइपिंग
A data type is attached with a variable when it is defined first and it is fixed. That is, data type of a variable cannot be changed in static typing, whereas there is no such restriction in dynamic typing, which is supported by Python. यानी कि Python जो है वो स्टैटिक को सपोर्ट नहीं करता है, वो किसको, डायनेमिक को सपोर्ट करता है। अगर आपने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, अभी इसमें कोई नंबर इनपुट किया है आपने, और फिर थोड़ी देर बाद में आपने इसमें कोई नेम इनपुट कर दिया है, तो इसका टाइप चेंज हो गया ना, इंट से किस में आ गया, ये आ गया आपका स्ट्रिंग के अंदर। दैट्स इट, यही होती है डायनेमिक टाइपिंग। स्टैटिक में क्या होगा, अगर आपने इस ए की वैल्यू 15 दे दी, ठीक है, तो ये फिर इंट ही रहेगा, है ना, ये होती है स्टैटिक डायनेमिक टाइपिंग। बट इसमें क्या, टाइप चेंज हो जाता है। और अपना ये जो पाइथन है, इसको ये स्टैटिक को बिलोंग नहीं करता, ये डायनेमिक को बिलोंग करता है। अगर आप स्टैटिक करोगे तो कैसे करोगे, पहले आपको टाइप डिफाइन करना होगा इंट और फिर ए। अब क्या हुआ कि ए में आप सिर्फ इंटीजर ही इंसर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग वगैरह फ्लोट वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या एरर आ जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करो और कोई भी जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट। तो ये होती है डायनेमिक टाइपिंग। पुरानी जो लैंग्वेजेस है, सी, जावा, सी प्लस प्लस, वो सब स्टैटिक टाइपिंग सपोर्ट करती है। ये पाइथन जो आपकी है वो डायनेमिक टाइपिंग सपोर्ट करता है। अब ये मल्टीपल असाइनमेंट, अगर आपको एक ही वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल में असाइन करनी हो तो क्या ये वाला मेथड यूज कर लो, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी, इन सब में a की वैल्यू डालनी है 15, तो बस इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये होता है मल्टीपल असाइनमेंट। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल असाइनमेंट में, आपके पास 2 से 3 वेरिएबल है, जैसे x कोमा वाई है, इक्वल्स टू आपने क्या किया 2, 3, तो ये क्या करेगा, x के पास तो चला गया ये और y के पास चला गया ये। इस तरह भी आप असाइन कर सकते हो। नहीं तो अब क्या, जनरली हम x इक्वल्स टू 2 लिखते हैं और y इक्वल्स टू 3 लिखते हैं, तो आप एक ही सिंगल लाइन में इनको असाइन कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है पाइथन का। इसके बाद में ये डायनेमिक टाइपिंग हमने पढ़ी थी, मैंने आपको विद एग्जांपल बताया था। जैसे ए की वैल्यू आपने 5 दी, ठीक है, अब वो 5 कहीं पे स्टोर हो गई मान लो यहाँ पे, इसके आईडी चेक करते हैं अपन, जैसे 3000 इसकी आईडी है। अगर ए की वैल्यू आप 4 कर दोगे तो ये 4 यहाँ पर आ गया, तो 4 की आईडी मान लो ये हो गई। तो अगर आप यहाँ पर जैसे 5 की आईडी काम करते हैं, ये वाली ले लेते हैं, तो अगर आप 5 बी को भी असाइन कर दोगे ना, तो ये क्या करेगा, अलग से असाइन यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या रेफर कर देगा कि हाँ 5 यहाँ पर है, 5 की आईडी हमेशा सेम रहेगी। ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलता है। चलो ये तो हमने पहले समझा हुआ है, ये तो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब सिंपल इनपुट आउटपुट, अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से तो क्या करोगे, इनपुट लिख करके और यहाँ पे मैसेज शो कर दो कि ये आपका इनपुट, इसके लिए आप ले रहे हो, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, आप यूजर से इजीली इनपुट ले सकते हो। तो इनपुट क्या है, एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है वैल्यू स्ट्रिंग टाइप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने कई बार देखा है कि अगर आप इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हो तो जो डेटा रिटर्न होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग में। अगर आप कोई नंबर इनपुट करवा रहे हो इनपुट में, जैसे मान लो 25 आया, तो वो 25 भी इस फॉर्म में होगा एज ए स्ट्रिंग, वो 25 इंटू या फ्लोट के फॉर्म में नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइप कन्वर्जन, जैसे सबसे पहले इंट लिख करके और फिर क्या करो, इनपुट लिखो। ये आपने कई बार किया है ना, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये क्या करेगा, यहाँ जो भी डेटा है स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में चाहिए तो यहाँ फ्लोट लिख दो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर। ये ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक चीजें जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी गिवन है, इंट और फिर इनपुट लिख करके जो भी एज है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इंट में। आप चाहो तो इसे बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इनपुट लेने के बाद में, इसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज क्या होता है बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। अरे बताओ प्रिंट स्टेटमेंट का क्या यूज होता है, इतनी बार यूज कर लिया। सर किसी वैल्यू को प्रिंट करना। जैसे कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं इससे हम। सर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। सर जो जैसे डिफाइंड है। अच्छा, प्रिंट एक्चुअली प्रिंट किस चीज को करेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा प्रिंट करने का।
प्रिंट के अंदर क्या होगा, अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आपको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे स्ट्रिंग में यूज करते हो वैसे करना है। नंबर डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो और ऑपरेटर यहाँ पे एज ए ऑपरेटर ही वर्क करेंगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। प्रिंट आपने काफी टाइम यूज किया है क्योंकि मैक्सिमम बहुत ज्यादा यूज किया आपने। अब देखो प्रिंट स्टेटमेंट हैज ए नंबर ऑफ फीचर, जैसे इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम टू स्ट्रिंग। जैसे if you are printing a numeric value, it will automatically convert it into equivalent string and print it. For numeric expression, it first evaluate them and then convert the result to string before printing. आपको जितना भी रिजल्ट मिल रहा है स्क्रीन पे वो क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता है। और जनरली हम ये देखते ही नहीं है इस चीज को कि प्रिंट क्या कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे ए लिखा और ए की वैल्यू 5 है तो ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, दैट्स इट। यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट जो आपसे, आप इनपुट से फंक्शन से जो इनपुट ले रहे हो डेटा, उसका टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग। और यहाँ जो आप ये प्रोड्यूस करके फाइनली स्क्रीन पे जो शो करेगा वो भी क्या है, आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, दैट्स इट। यहाँ पे क्या करता है, जो आप यहाँ पे वेरिएबल लिखते हो उसको इवेल्युएट करता है, उसकी वैल्यू चेंज करता है और यहाँ पे पुट कर देता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा जैसे माय नेम इज अमित और यहाँ पे सेप की एससीपी की वैल्यू क्या है, ये है सेपरेशन की। तो जहां जहां पे आपने ये क्या यूज किया है, देखो माय फिर कॉमा, अच्छा सेपरेशन एक वो है फंक्शन, उसके थ्रू क्या है आपने जहां जहां कॉमा यूज किया है वहां पे इसने क्या है ऑटोमेटिक सेपरेशन से यूज कर लिया। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है, वो कौन सा होता है, एंड। एंड फंक्शन में क्या कर सकते हो, जो लास्ट में एंड कर रहा है ये यहाँ पर, ये आप कैसे करना चाहते हो, हैश लगाना चाहते हो या फिर आप कॉमा लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एंड में जो भी लिख दोगे उसके अकॉर्डिंग इसका एंड हो जाएगा। नहीं तो डिफॉल्ट क्या होता है, लाइन ब्रेकर, अगला जो स्टेटमेंट होगा वो न्यू लाइन में आता है। तो ये हम इससे चेंज कर सकते हैं। देखो ए प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू और नेम और एक्सप्रेशन प्रिंट अ ब्लैंक लाइन, यानी कि अगर आपने सिंपल प्रिंट फंक्शन को यूज कर लिया तो ये एक बिल्कुल ब्लैंक लाइन एंटर करेगा। यानी कि जैसे दो स्टेटमेंट आपने दिए, एक ऊपर और एक यहाँ नीचे, अगर आपको सिर्फ लाइन प्रिंट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट फंक्शन को लिख करके छोड़ दो, दैट्स इट। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक बीच में एक लाइन एंटर कर देगा। ये प्रैक्टिकली हमने किया हुआ भी है। अच्छा, कन्वर्जन्स आ गए, फिर डेटा टाइप्स आ गए। डेटा टाइप्स हमने इतनी बार पढ़ लिए हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डायरेक्टरीज, सॉरी डिक्शनरीज। अब इसमें आपके नंबर्स में इंटीजर है, बुलियंस है, फ्लोटिंग पॉइंट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हम कर चुके हैं। इंटीजर में क्या आते हैं, सिंगल नंबर 1 2 3 4 5। बुलियन में क्या आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स। और फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे नंबर आते हैं बताओ, सर फ्रैक्शन वाले। डेफिनेटली। और कॉम्प्लेक्स में कैसे नंबर आएंगे, सर आयोटा वाले जो होते हैं ना वो। डेफिनेटली। यानी कि इसमें क्या होगा, आयोटा वाले नंबर्स आएंगे। अब ये आपका है, यू कैन रिट्रीव द टू कंपोनेंट यूजिंग एट्रीब्यूट रेफरेंस, फॉर एग्जांपल नंबर z। अब जैसे z में दो आपने कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी है, एक तो z डॉट रियल, तो रियल पार्ट अलग आ जाएगा, और z डॉट इमेजरी, तो इमेजरी जो पार्ट है वो अलग से आप प्रिंट भी कर सकते हो। वैसे इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी एक आइडिया के लिए। और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पूरे साल में कहीं पर भी इसका यूज नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आपको ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाते जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़े। क्योंकि आपने अब तक जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए हैं सब में या तो आपने इंटीजर यूज किया है, फ्लोट यूज किया है, स्ट्रिंग यूज किया है, बुलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बस। कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही मतलब नाम के लिए है अभी, तो ये समझो। अगर आप आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाते हो, मैथमेटिकल के फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हो, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो, डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग, तो ये आपके स्ट्रिंग्स आ गए। ये आपका लिस्ट आ गया, लिस्ट इस तरह से डिक्लेयर होती है। टपल्स में ये होता है, अगर आप एग्जांपल में एमसीक्यूज में आ जाए कि फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ टपल, तो एक ये होगा, एक ये होगा और एक डिक्शनरी वाला होगा, तो वहां पे जो करेक्ट वन है उसको आप कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा लोचन आस्क यू क्वेरी। यस लोचन आस्क यू क्वेरी। सर हम एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग को डाल सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली। आप जैसे एक लिस्ट आपने डिक्लेयर की, यहाँ पे आपने 1 लिखा, फिर कॉमा, फिर एक स्ट्रिंग लिख दिया आपने ABC,
कुछ भी आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप नंबर और सर लो। स्ट्रिंग के अंदर वो डाल सकते हैं लिस्ट? स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट अगर आप डाल भी दोगे तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग ही बन जाएगा, स्ट्रिंग ही बन जाएगा पूरा। आपको फिर इस ये ब्रैकेट जो है ना, ये भी आप जो चीज पूछ रहे हो ना, देखो उसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो आइडियली ओपन करता हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्चुअली। और ऐसा क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये डेटा टाइप में जो बेसिक चीजें हैं, एक होता है कन्वर्जन, कि एक से दूसरे में कन्वर्जन। चलो आइडियली फटाफट से ओपन हो जाए तो मैं आपको एक बार इसका एग्जांपल दे देता हूँ। यस, ये हो गया। आपने ऐसे कहा कि जैसे कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लो st इक्वल्स टू, आपने कुछ भी लिखा, इसको आप लिस्ट में रख सकते हो क्या? डेफिनेटली रख सकते हो। जैसे आपने कोई L1 लिस्ट ली, इसमें आप जैसे यहाँ पे 1,2 रख सकते हो। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, और किसी कोई वेरिएबल जो स्ट्रिंग है उसको भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। जब L1 आप प्रिंट करोगे तो देखो इसकी जो वैल्यू आपने दी थी st की, ये आ गई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का। ये समझो कि जैसे आपके पास एलमीरा है, ये एलमीरा के शेल्फ है, तो इन शेल्फ में आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे यहाँ स्ट्रिंग रख दो, इंटीजर रख दो, कुछ भी रख दो, और इनको जब जरूरत पड़े तब एक्सेस कर लो। बट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को ये समझो कि एक तरह की बोरी है ये, या बैग है। इस बैग के अंदर आपने कुछ भर लिया ना, तो फिर एक साथ ही एक्सेस होगा। जैसे या ऊपर सबसे ऊपर वाला आइटम कौन सा है, नीचे वाला कौन सा, थर्ड वाला कौन सा है, फिर आपको इंडेक्स वैल्यू से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये क्या, अकॉर्डिंग टू शेल्फ है। इसमें स्ट्रिंग में एक ही डेटा टाइप आएगा। कैसे? यस, अगर मान लो स्ट्रिंग है तो सारे क्या एलिमेंट सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर में। यानी कि आप एक सिंगल कैरेक्टर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब इसका मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ। जैसे ये लिस्ट है L1, ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पर, S1 एक स्ट्रिंग बनाया, और फिर यहाँ एक लिस्ट डालना चाह रहे हो आप, 1,2,3,4, या फिर यहाँ पे लिख दिया आपने ये, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और फिर आपने ये यूज किया। ये पूरी एक स्ट्रिंग ही है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। अगर आप ऐसा करोगे ना S1 लिख करके, और आप किसी 4 वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहोगे, तो देखो कॉमा आ गया है ना। यानी कि अब ये नहीं, ये ऐसा नहीं कि पूरा सेपरेट एलिमेंट है, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट लिस्ट कैन सेपरेट, लिस्ट इसको डेटा टाइप के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकता है। तो अगर आप ऐसा कर भी देते हो तो इसको क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अगर आपने S1 की वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू 0 दी, तो देखो क्या आ गया, जो लिस्ट का है ब्रैकेट आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई शेल्फ नहीं है, यहाँ पे एक बैग है, उस बैग के अंदर आपने चीजें डाल दी, जिसका क्या होगा, टाइप बिल्कुल सेम हो जाएगा। जैसे अगर राइस का बैग है तो उसमें क्या होंगे, राइस, कोई कुछ भी डालोगे तो उसको राइस ही कंसीडर किया जाएगा। और शुगर का बैग है तो उसमें क्या होगा, कुछ भी एंटर कर दिया तो बाहर के लिखा हो शुगर, तो इसको शुगर ही कंसीडर किया जाएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट है। बट लिस्ट में क्या है, लिस्ट एक तरह की अलमीरा है। लिस्ट और टपल क्या है, अलमीरा। इस अलमीरा में अगर आपने स्ट्रिंग रखा है तो स्ट्रिंग ही रहेगा, इंटीजर रखा है तो इंटीजर रहेगा, फ्लोट रखा है तो फ्लोट ही रहेगा। अगर आप इसको एक्सेस भी करते हो, जैसे L1, ये जो एलिमेंट है 0, 0, 1, 2 एंड 3, तो अगर आप यहाँ पे 3 वाले एलिमेंट को एक्सेस करते हो तो जो आपका कंप्लीट एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है स्ट्रिंग और आपके लिस्ट में। सेम काम टपल में भी होगा, बट टपल क्या होता है, इनम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग भी क्या होता है, इनम्यूटेबल होता है। तो ये म्यूटेबिलिटी टेस्ट हमेशा याद रखना, ये फाइनल एग्जाम तक पूछे जाते हैं, म्यूटेबिलिटी एंड इनम्यूटेबिलिटी जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ टाइप लिस्ट आर म्यूटेबल चेंजेबल, यानी लिस्ट की वैल्यूज क्या है, म्यूटेबल है तो इजीली चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम टपल की बात करें तो टपल क्या है, इनम्यूटेबल है, उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो ये है आपका टपल का टाइप। ये एक ऐसी शेल्फ है जिसमें आपने क्या किया, आइटम रख के क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया। ठीक है, ये लॉक कर दिया हमने इसको, अब ये चेंज नहीं होगा। और लिस्ट क्या है, एक तरह का खुला खाता है, ओपन अलमीरा है। कोई भी यहाँ पे शेल्फ कुछ भी रख दो, वापस निकाल लो, फिर वापस चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, टपल एक तरह की लॉक्ड अलमीरा है और लिस्ट एक तरह की अनलॉक्ड अलमीरा है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं हम। अभी देखो ये आपने लिस्ट डिक्लेयर की है, तो लिस्ट में क्या, ये आइटम्स है।
मान लो मुझे फर्स्ट वाले शेल्फ पे कुछ और रखना था, अभी 1 है, तो मैंने 1 की जगह क्या किया, यहाँ पे ये नंबर चेंज कर दिया, तो देखो लिस्ट ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये अनलॉक्ड अलमीरा है। अगर आप यहाँ पे टपल लेते हो T1 और अब यहाँ पे, सॉरी, ये सेट बन जाएगा, इसको इस तरह से बंद करते हैं। ये टपल क्या है, एक तरह के लॉक्ड अलमीरा है। अगर आप चेंज भी करना चाहोगे ना इसके आइटम को, जैसे फर्स्ट वाले आइटम को आपने चेंज करके ये कर दिया, तो ये मना कर देगा। ये क्या कहेगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब ये अलमीरा लॉक्ड है और ये लॉक्ड ही रहेगा। हाँ, आप चाहो तो इसमें और अगला शेल्फ ऐड कर सकते हो, बट जो पुराना वाला है ना उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने यहाँ पे T1 लिया, T1 इक्वल्स टू T1 प्लस अगर किसी आइटम को ऐड करोगे आप, जैसे आपने 2 को ऐड किया, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। बट अगर आपने यहाँ पर T1 इक्वल्स टू T1 प्लस, एक मिनट को, ओके ये कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटेनेट टपल नॉट इंट, सिर्फ टपल को कॉन्केटेनेट कर सकता है। तो इस एक्सप्रेशन में एक छोटी सी मैंने गलती कर दी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या था। यहाँ पर एक कॉमा लगा दो बस, ठीक है, 2 के बाद जस्ट कॉमा लगा दो। एक मिनट, आपको ये शो नहीं हो रहा होगा, मैं इसको ऊपर करता हूँ स्क्रीन पर। हाँ अब ठीक है, अब एंटर किया, देखो एक्सेप्ट कर लिया ना इसने। अगर आप यहाँ पे T1 करके इक्वल्स टू, और अगर यहाँ पे 3 कॉमा करते हो तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप एक वेरिएबल लेते हो a इक्वल्स टू 2, तो ये क्या बनेगा, एक इंटीजर है। बट अगर आपने यहाँ पर कोई भी नंबर लिया और उसके आगे कॉमा प्लेस कर दिया, तो ये क्या कंसिडर कर लेता है उसे, एज ए टपल। ये भी बिल्कुल बेसिक थिंग है, ये चीज भी आपको जनरली पता होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर ने आपको एक तो ये वाला असाइनमेंट दिया, आपसे पूछेगा इसका डेटा टाइप क्या है, आप बताओगे इंटीजर है। फिर उसने क्या कहा, चलो ठीक है ये बताओ। अगर आपने यहाँ पर भी सेम इंटीजर कह दिया एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा, आपके मार्क्स कट कर लेगा। बिकॉज जब भी आप किसी नंबर के आगे कोई कॉमा प्लेस कर देते हो, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द टपल। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टपल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। भाई यहाँ इसने क्या कहा था, ये इंट है, ये टपल को कॉन्केटिनेट कर सकता है, मना कर दिया इसने, यहाँ भी मना कर दिया। बट जैसे हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया, इसने क्या कंसिडर किया इसको, एज ए टपल। तो अगर आप यहाँ पे कोई आपको ये कहे, क्योंकि वैल्यू आपको असाइन करनी 2,3,4,5, तो ये मत कह देना कि ये रॉन्ग है। ये क्या बन जाएगा आपका, टपल। ठीक है, ये रॉन्ग नहीं है, ये क्या बन जाएगा आपका, टपल बन जाएगा। तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, माइनर सी, जो हम इग्नोर कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। डिक्शनरी आपको पता है, पूरा स्टूडेंट वाला प्रोग्राम ही बना लिया आपने डिक्शनरी को यूज कर करके। एक की होती है और एक वैल्यू होती है, की होती है वैल्यू होती है, दैट्स इट। अब ये म्यूटेबल एंड इनम्यूटेबल वाले टेस्ट ये हमने किए हुए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेशन और इवैल्यूएशन, जैसे ये वाला है कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसी स्ट्रिंग को तो उतने टाइम रिपीट कर देगा। ये भी आपने कई बार किया हुआ है। ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। यानी कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें लिखा हो 2+3% 2 और फिर उसके बाद में -1, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है ना, सबसे पहले सिंबल्स देखना, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, पैरेंथेसिस की, उसके बाद किसकी, एक्सपोनेंट की। ये वाला देंगे नहीं आपको, नोर वाला, ठीक है। ये नेगेटिव वाला भी नहीं देंगे, हाँ ये वाला देंगे आपको। इसमें भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की, फिर किसकी होती है, डिवीजन की, फिर फ्लोर डिवीजन और फिर रिमाइंडर। यानी कि अगर आपको ये दोनों तीनों चीजें एक साथ मिल गई, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की दोगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस माइनस की होती है, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। हाँ कर देंगे पार्ट, डेफिनेटली इसको अपलोड कर देंगे ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे एक्सप्रेशन मेन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपसे, कि आपको जैसे 2%, 3 फ्लोर डिवीजन और 5 × 3, इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका आंसर क्या होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है इनकी प्रायोरिटी को एक्सेप्ट करके और फिर क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में,
और एक क्वेश्चन आता ही है इसमें से डेफिनेटली। ठीक है, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन अभी इस वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको थोड़ा डीपली सॉल्व करना होगा। अच्छा, ये आपके एक्सप्रेशंस हो गए। देखो किस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करके इसका बताना है। इंट से इंट गया तो क्या हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। इसे हम कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। इवोल्यूशन रिलेशन एक्सप्रेशन, तो ये आपके वही आपका ग्रेटर देन वाला लेस देन वाला कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फॉल्स वाला, कि कोई वैल्यू आपने दे दी और उसके बाद में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ट्रू एंड फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है। और अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल लाइब्रेरी, देखो ये आपकी एक लाइब्रेरी गिवन है। यहाँ पर क्या होगा, ये सेल फंक्शन है। ये क्या करता है, आपको कोई नंबर गिवन है 2.5, ठीक है। अगर आपने सेल वाल, देखो ये आपका होम है, तो ऊपर जो फैन होता है इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले फैन को जो लगाते हो आप, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा फैन बोलते हैं? सर सीलिंग फैन। डेफिनेटली सीलिंग फैन। तो ये वही फंक्शन है। अगर कोई वैल्यू मान लो 2.5 है ना, तो इसको कहाँ ले जाएगा, सीलिंग तक, यानी कि कितना कर देगा इसको, 3 कर देगा। और फ्लोर कहाँ होता है, बॉटम में। अगर आपने यहाँ फ्लोर फंक्शन यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी इसकी बताओ? 2 आएगी, ठीक है। भाई 2 से नीचे जा नहीं सकता। और इसमें क्या है, फ्लोर अगर सेलिंग पे ले जाओगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगी, बट फ्लोर पे लाओगे तो ओनली 2 रह जाएगी। तो ये इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। एसक्यूआरटी फंक्शन आपने देखा ही था, रूट निकालने के लिए। ईएक्सपी होता है एक्सपोनेंट के लिए। फैब होता है, ठीक है, किसके लिए, ये फंक्शन रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक। जैसे मैथ फैब 10 है तो इसकी 1.0 हो गई, और -1 पॉइंट, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, 1.0। इन सब के एग्जाम्पल गिवन है। लॉग वाला क्या करेगा, लॉग और log 10, ये जो आपके मैथ के अंदर लॉग वाली जो कैलकुलेशंस होती है ना, उनको करने के काम में आता है। अच्छा, पावर वाला फंक्शन क्या करेगा, पावर निकालेगा। ठीक, जैसे 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, e की पावर x वाला कॉन्सेप्ट। साइन थीटा और कोस थीटा पता ही है आपको, आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, है ना, उनके वैल्यूज निकालने के लिए। आपका ये टेन थीटा है, ये डिग्रीज है, डिग्रीज में कन्वर्ट के लिए एंगल को। और रेडियन है, रेडियन कन्वर्जन के लिए। और ये आपका क्या, एफ मोड है, ये फंक्शन मॉड्यूलस रिजल्ट, मॉड्यूलस का जो रिजल्ट है वो शो करता है। फैक्टोरियल फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल है, तो कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो इन सब नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किसका फैक्टोरियल निकलेगा, 5 का, ठीक है। इसे जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये भी आपको पता है, एलसीएम वाला, है ना। चलो, ये तो हो गया आपके फंक्शंस। आज अपन यहीं तक ही करते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ, अब तक जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है तो। अब देखो कल हम क्या करेंगे, कल मैं आपको समझाऊंगा स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल। कैसे, फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि डेटा जैसे इफ से कैसे कंट्रोल हो रहा है, उसके बाद में इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पर कैसे यूज करोगे, है ना, इसका फ्लो चार्ट कैसे चल रहा है। इसके बाद एल्स इफ वाला, जिसमें इफ के साथ एल्स यूज करोगे। फिर है एल इफ वाला, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे यूज करनी है। ये सब आप यूज कर चुके हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर, आपने काफी टाइम यूज किया, आपने पूरा एक सॉफ्टवेयर बना लिया इनको यूज करके। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मीन्स होता है इफ के अंदर भी एक और इफ स्टेटमेंट, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। अब है सॉर्टिंग कंडीशन। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ ऑल, तो यहाँ सॉरी स्टोरिंग कंडीशन, कि आप डेटा कैसे स्टोर कर रहे हो। तो चलो अभी तो हम एक काम करते हैं, कल हम एल्स इफ वाला कंप्लीट कर लेंगे, फिर लूप कर लेंगे। तो इससे ऐसे करते करते हमारा जो चैप्टर 1 है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। जो भी डाउट्स है आपके वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब बताओ और कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो, जो आप पूछना चाह रहे हो यहाँ पर। चलो, वाइल और डू वाइल, सॉरी डू वाइल तो इसमें होता नहीं, फोर और वाइल वाला लूप है। डू वाइल जो है अपने सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इनमें क्या डिफरेंस होता है। वाहिल में क्या होता है कि आपकी जो कंडीशन है वो यहाँ होती है स्टार्टिंग में, और डू वाहिल में क्या होती है,
कंडीशन होती है नीचे की तरफ, जब पूरा स्टेटमेंट सब कुछ एंड हो जाता है। तो ये समझ लो ये है आपका चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड। अगर कोई यहाँ पर प्रोग्राम आ रहा है और कंडीशन फॉल्स है तो ये सिक्योरिटी गार्ड इसको यहीं पे स्टॉप कर देगा और ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू वाइल में क्या होता था कि आप एक बार एंटर तो कर गए, आपने रन भी कर दिया, बट जब फाइनल लास्ट में पहुंचे तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये उसको वहीं पे स्टॉप कर दे, यानी कि एटलीस्ट वन टाइम तो ये लूप हमेशा एग्जीक्यूट होता था। ये कॉन्सेप्ट था डू वाइल का, बस यही डिफरेंस था दोनों के अंदर। सी प्लस प्लस में इसको बहुत यूज करते थे, जावा में भी है, बट आपके पाइथन के अंदर ये वाला लूप नहीं है। पाइथन के अंदर दो ही लूप हम पढ़ रहे हैं अभी आपके कोर्स में, वो है आपका व्हाइल लूप और फोर लूप। बस इन दोनों से काम हो जाता है हमारा, तीसरे लूप पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हम कल हम ये इफ एल्स वाला कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके आगे वाला जो सिस्टम है वो है आपका लूप। तो दोनों लूप मैं अच्छे से करके बता दूंगा। जो भी आपकी सीरीज है, कैसे सीरीज बनानी है, कैसे उनको प्रिंट करना है, वो वाला भी हम कर लेंगे। और लूप के बाद में शायद ही जो टॉपिक्स बच रहे होंगे वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं गूगल क्लास पे ऐड कर देता हूँ, और इससे जो प्रीवियस यानी कल वाली रिकॉर्डिंग भी ऐड कर दूंगा, तो उसमें आपका पूरा रिवीजन आ जाएगा। तो एक बार इनको देख लेना, और आपको हो तो ये पीडीएफ भी मैं ऐड करूँ गूगल क्लासरूम में, बताओ। यस सर। कर दो सर। चलो ठीक है, तो ये तीन चीजें सर मैं आपने बाय टुडे अपलोड स्ट्रिंग कर दूंगा। फंक्शन पार्ट 2 भी बताया था। स्ट्रिंग फंक्शन लेंथ वाले और ये वाले, ये तो आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएंगे, जिसमें अपन लेंथ, ये लैन वाले फंक्शन, स्ट्रिंग वाले, टपल वाले, डिक्शनरी वाले और लिस्ट वाले, ये चार जो आपके डेटा टाइप है, इनके फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर 2 के अंदर। तो एक बार ये एंड हो जाए, ये1 आपका एग्जाम हो जाए, फिर मैं आपको स्ट्रिंग के, लिस्ट के, टपल के, डिक्शनरी के चारों के फंक्शंस करवा दूंगा, है ना। वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, PA1 में, एग्जाम 1 में सिर्फ यही आएगा, फंक्शंस नहीं आएंगे। चलो ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक सर यू। लाइब्रेरी का नाम? अच्छा, लाइब्रेरी का नाम, हाँ लाइब्रेरी का नाम बता दूं, एक मिनट को मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। पाइथन की जो भी ग्राफिक्स लाइब्रेरी है जो आप अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो, देखो एक टिंकर वाली होती है ना, तो पाइथन, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको जो है ग्राफिक्स लाइब्रेरी, तो टीके एंटर वाली जो लाइब्रेरी है उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पाइचाम वगैरह यूज करना होगा। तो यहाँ पर ये वाली लाइब्रेरी देखो, ये इस तरह की ग्राफिक लाइब्रेरी होती है ना, बट ये शायद हो सकता है आइडियली में काम ना करें। आप सबसे पहले इसको, अच्छा इसको इंस्टॉल करने का तरीका कौन बताएगा मुझे, वही PIP के थ्रू। बस क्या करना है बताओ, PIP लिख के इंस्टॉल लिखना। लाइब्रेरी। पाइचार्म लिख लेंगे ना सर। नहीं पाइचाम नहीं, वो पाइचाम एक अलग आईडी है ना। इसको एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपके आइडियली में काम कर जाता है तो वहां पे लिखना PIP इंस्टॉल और बस लाइब्रेरी का नेम। और फिर क्या करना है आपको, देखो इंपोर्ट करना है टॉप लिख करके tk-enter.tk और टॉप मेन लूप, बस ये लिख के, ये देखो इस तरह से आपका ग्राफिक्स ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वेटेज है कि इसमें बटन्स, कैनवास और ये कैसे यूज कर सकते हो आप, इसमें मेन्यूज भी बना सकते हो, इसमें नोटपैड जैसा सॉफ्टवेयर बना लोगे आप आराम से। चलो एक बार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करके बताया होगा। ये जैसे कोड दिए हुए हैं, तो ये कोड कैसे काम कर रहा है इसको एक बार समझना पड़ेगा, है ना। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जब इस लाइब्रेरी को आप यूज करोगे ना तो मेरे को बता देना एक बार। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करके और चेक कर लेंगे भाई हाँ इसको कैसे यूज करना है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के बता दूंगा मैं। एक तो ये एक को लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में बहुत इजी थी, वो इसमें भी हो जाती है। उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पाइथन GUI में एक और है, जो आपके आईडी पर भी चल जाती है। देखो एक QT है,